पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो उत्तराखंड में इगास बग्वाल की छुट्टी का ऐलान। 4 नवंबर को उत्तराखंड में इगास बग्वाल पर्व पर छुट्टी होगी। शासन ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, अब आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद इगास बग्वाल मनाया जाता है और सरकार चाहती है कि लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और नई पीढ़ी भी इससे परिचित हो। तो सीएम के ऐलान के बाद अब छुट्टी का आदेश जारी हो गया है। 4 नवंबर को इगास बग्वाल की प्रदेश में छुट्टी रहेगी और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी किया था और अब छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 4 नवंबर को इगास बग्वाल की छुट्टी उत्तराखंड में रहेगी। सीएम का कहना है कि इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाए और नई पीढ़ी भी इस पर्व से परिचित हो और इसीलिए इस दिन छुट्टी की घोषणा की गई है। दिवाली के 11 दिन बाद इगास बग्वाल मनाया जाता है। शासन ने छुट्टी का आदेश इसके लिए जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया था और अब इसके बाद ऐलान कर दिया गया है। 4 नवंबर को उत्तराखंड में इगास बग्वाल की छुट्टी। और पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीती रात कनाली छीना क्षेत्र में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। करीब 4 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि से अब ठंड भी बढ़ गई है। तो पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। 4 घंटे तक ओलावृष्टि हुई है। कनाली छीना क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ 4 घंटे तक ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि के बाद मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है और इलाके में ठंड बढ़ गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से 4 घंटे लगातार ओलावृष्टि होने के बाद अब क्या हालात हैं मौके पर। पिथौरागढ़ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। तो उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है। धारचूला में बारिश के साथ ही बर्फ भी गिरने लगी है। यहाँ निचले इलाकों में बारिश है तो ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में बर्फ गिरने लगी है। तो पहाड़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और बारिश के बाद अब बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी के बाद मौसम में जो है वो गिरावट देखी जा रही है। कई इलाकों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन निचले इलाकों में बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। बारिश होने से, बर्फ पड़ने से लगातार जो ठंड है वो भी बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए पहाड़ों में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, इसकी तस्वीरें आपके सामने। और जोशीमठ की बात की जाए तो यहाँ भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया है। बारिश के साथ ओले गिरे। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी की 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहाँ धारचूला और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जोशीमठ की है। दोनों इलाकों में इस वक्त ठंड बढ़ गई है। हालांकि सैलानियों के लिए ये तोहफा है। तो धारचूला और जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आया। बारिश के बाद अब बर्फबारी हो रही है, जहां सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी कई जगह पर नजर आ रहे हैं। तो निचले इलाकों में बारिश ने आफत बढ़ाई है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। और आगे बढ़ेंगे, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वीर शहीद केसरी चंद के जन्मोत्सव पर भी होगा कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैंप कार्यालय और सचिवालय में शासकीय काम निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें कि आज स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ वीर शहीद केसरी चंद के जन्मोत्सव पर भी कार्यक्रम होगा। और अब बात करेंगे मसूरी की। यहां प्रशासन ने मॉल रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान नगर पालिका परिषद, पीडब्ल्यूडी और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। गांधी चौक से पिक्चर पैलेस तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। दुकानों के बाहर रखे गए सामान को जब्त किया गया। हालांकि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के बीच अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच कहासुनी भी हुई। रोड है, प्लस ये पिक्चर पैलेस है, कुलड़ी है, ये जो कि मेन मसूरी का एक कोर एरिया है और इसका मतलब एक तरीके से एक ब्यूटी है यहाँ की।
हर कोई आदमी जो बाहर का आदमी है मसूरी आता है तो मॉल रोड के लिए आता है, पिक्चर पैलेस, लाइब्रेरी, कुल्लड़ी यहाँ की एक शान है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रखा है, रेडी ठेली सब इस तरीके से कपड़े बेच रहे हैं, ये गलत है। तो उत्तराखंड में एक और बड़े खुलासे से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार की पत्नी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार और उनकी पत्नी की कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आरोप यह है कि साल 2017 से 2020 तक कंपनी में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि एफडी के रूप में जमा की गई और अलग अलग नामों से खुले इन खातों की पड़ताल की गई तो ये पता चला कि इनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो करीब 200 करोड़ रुपए का ये घोटाला माना जा रहा है और खानपुर से विधायक उमेश कुमार की तरफ से शिकायत की गई और अब इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं त्रिवेंद्र के पूर्व सलाहकार की पत्नी। लंबे अरसे से लुकी छुपी बात एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत की चर्चा का केंद्र बिंदु बन गई है और इस बार केंद्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते उनके सबसे प्रभावशाली सलाहकार के.एस. पंवार जो थे वो हैं। और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने प्रभाव का, अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी के नाम से एक कंपनी खुलवाकर 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा किया है। और ये भी उमेश जय कुमार ने अपने शिकायती पत्र में ईडी निदेशालय को, पीएमओ को और मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में साफ साफ कहा है कि किस तरह से ऐसे भी खातेदार सामने आए हैं जो जीवित नहीं हैं, ऐसे भी खातेदार सामने आए हैं जो बालिग नहीं हैं और ऐसे भी खातेदार सामने आए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। और उमेश कुमार की चिट्ठी पर, खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं, उनकी चिट्ठी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले की सीआईडी जांच बैठा दी है। उस समय भी ये मामला उठा था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तब भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला था, लेकिन उस समय भी कोई जांच नहीं हुई थी। अभी तक सच ये है कि इस पूरे मामले की कोई मुकम्मल जांच नहीं हो पाई। तो इसमें तथ्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, तो एक मुकम्मल जांच के बाद ही ये सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ पर अगर ये जांच आगे बढ़ती है, सीआईडी बहुत आगे बढ़कर ये जांच करती है, तो जब पुराने मुख्यमंत्री के सलाहकार शिकंजे में होंगे, यदि ऐसे फैक्ट पाए जाते हैं, तो फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उनको भी अपनी छवि बचाने के लिए एक प्रयास करना पड़ेगा। अपने सहयोग कैमरामैन निशान चौहान के साथ देहरादून से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। सोशल म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनी कुछ है, कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी एसटीएफ की तरफ से। उसमें ये पाया गया कि इस पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि कुछ आने का बात आ रही थी। उस पर विस्तृत जांच के लिए ईओडब्ल्यू को भेजा गया है शासन के द्वारा। और देखिए, इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें तो आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रख सकते हैं पूर्व सीएम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी अब जो सियासत है वो तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी इस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और माना यह जा रहा है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत तो इन सवालों के जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर मिल रही है। आज दोपहर 12 बजे का समय है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे पूर्व सीएम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी जो बात है वो रख सकते हैं क्योंकि सियासत भी अब इस पर तेज हो गई है। और चलिए रवि फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पूर्व सीएम, क्या आधार रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या जो आरोप लग रहे हैं पूर्व सलाहकार को लेकर, क्या उस पर भी बात रख सकते हैं? इन सब चीजों को लेकर भी क्लियरिटी रख सकते हैं अपनी तरफ से? आयुषी, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखिए जिस दौरान एक मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है कि 200 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो उस वक्त के सलाहकार थे उनके, तो ऐसे में उस विषय पर भी वो अपनी बात रखेंगे ऐसा माना जा रहा है और तमाम जो अन्य विषय होंगे वो भी होंगे। हालांकि उनसे भी ये पूछा जाएगा इन तमाम सवालों पर कि किस तरीके के आरोप हैं और उस पर उनका क्या कहना, उनकी क्या टिप्पणी है। इसके अलावा अगर प्रदेश में बात की जाए तो इस वक्त जो है कांग्रेस भी पूरी तरीके से इस मसले को लेकर हमलावर है और लगातार जो अगर बात की जाए तो सीबीसीआईडी की जो विंग है, आर्थिक अपराध शाखा, वो इस पर अभी आगे जांच कर रही है। तो जिस तरीके के आरोप लगे हैं उसमें एक विस्तृत तौर पर जांच होनी ज़रूरी है और तभी जाकर तमाम जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ सकेंगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो तमाम आरोप लगे हैं उनमें अभी फिलहाल जांच आगे की जा रही है और जब पूरी जांच हो जाएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम है उसको किया गया है। तो ऐसे में आज जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो माना जा रहा है कि वो तमाम
इस मुद्दे पर भी जो है अपनी राय रख सकते हैं और अपनी बात को प्रेस के साथ साझा कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस पूरे मसले पर जिस तरीके से उमेश कुमार जो कानपुर से निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने इस मसले को उठाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जिसमें साफ तौर पर इन बातों का उजागर हुआ है कि जिस तरीके से आरडी हैं, एफडी हैं, तमाम ऐसे खाते खोले गए, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, कई लोग ऐसे हैं जिनके फर्जी आधार कार्ड या वोटर आईडी डाउनलोड करके उनके खाते खोले गए हैं और एक तरीके से ब्लैक मनी को जो है वॉइड करने की कोशिश की गई है। तो इन तमाम चीज़ों पर अब जो आर्थिक अपराध शाखा है सीबीसीआईडी की, वो जांच कर रही है। उसमें देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल इस पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो क्या कुछ कहेंगे, ये खास देखने वाली बात होगी। जी आयुषी। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात है, क्या बात रखेंगे और जो आरोप लग रहे हैं उन पर क्या जवाब देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की टेंशन बढ़ गई है। कानूनी चक्कर में उलझे हैं तमाम अधिकारी और हजारों शिक्षकों के प्रमोशन पेंशन के मामले अटक गए हैं। प्रदेश भर में शिक्षकों ने वरिष्ठता, पदोन्नति, पेंशन मसलों को लेकर शिक्षा विभाग पर 3000 से ज्यादा मामले दायर किए हैं और इसी वजह से कई शिक्षकों के लेक्चरर के प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। और अब वाद दायर करने वाले शिक्षकों से बात करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी अधिकारियों से 15 नवंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो शिक्षा विभाग की टेंशन बढ़ गई है। 3000 से ज्यादा मामले दायर है और अब इसका जवाब देने के लिए आपको बता दें अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और 15 नवंबर तक जो सभी अधिकारी हैं उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो आगे बढ़ेंगे। रुड़की में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिविल अस्पताल में डेंगू से बीमार 5 मरीज भर्ती हैं और सिविल अस्पताल में डेंगू के लिए अलग से 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। साथ ही साथ 6 बेड रिजर्व रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। रुड़की की बात की जाए तो 5 मरीज भर्ती। तो मरीज आ रहे थे पिछले 10-15 दिन से, लेकिन संख्या बहुत नाम मात्र थी। पिछले 4-5 दिन से थोड़ी संख्या बढ़ी है और कल फिजिशियन के द्वारा 6 मरीज भर्ती किए गए थे, जिसमें से 5 में डेंगू की पुष्टि हुई है। 6 बेड का बनाया है और 6 बेड और हमने रिजर्व में रख दिए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी 6 बेड हम कन्वर्ट कर देंगे डेंगू। और उधर रुद्रपुर में भी डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू से एक मरीज की मौत की बात भी कही जा रही है। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के शिमला बहादुर में एक युवक की डेंगू की चपेट में आने से मौत हुई है, मगर सीएमओ ये कह रही है कि युवक की मौत की वजह डेंगू नहीं है। रुद्रपुर जिले में अभी तक 29 डेंगू मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सिंह नगर में 29 रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के केसेस अभी तक में, और थोड़ा सा दिवाली के बाद बढ़े हुए हैं। अभी तक स्टेबल था। एक जो मौत हुई है उसके बारे में हमें भी अभी पता चला है। हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के ऑफिसर ने बताया है वो मौत डेंगू से नहीं हुई है। उसका प्लेटलेट काउंट गिरे हुए थे और उसका एलाइज़ा नहीं कराया गया था। जब तक एलाइज़ा पॉजिटिव नहीं होता हम डेंगू की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। जो उनकी डिस्चार्ज स्लिप है उसमें उनको एनकेफेलाइटिस विथ डेंगू लाइक सिम्टम लिख के उन्होंने उसको अपने आप ही वो लोग शायद रास्ते में रेफर ले जा। तो प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। रुद्रपुर में भी डेंगू के 29 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। एक मरीज की मौत भी सामने आई है, लेकिन डॉक्टर का ये कहना है कि डेंगू की वजह से मरीज की मौत नहीं हुई है। उधर उत्तराखंड में औद्योगिक स्कीम लॉन्च करने से पहले सरकार सुझाव लेगी, आम लोगों और निवेशकों से राय ली जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में फील्ड स्तर पर फीडबैक लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि निवेशकों से फीडबैक लिया जाए। आने वाले समय में फील्ड स्तर पर फीडबैक लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं के संबंध में फील्ड स्तर पर ये निर्देश दिए गए हैं। इधर बागेश्वर में अग्निवीर में चयन न होने पर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक काफी समय से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। सोमवार को अग्निवीर का रिजल्ट आया, मगर युवक का सिलेक्शन नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि इसी वजह से युवक ने आत्महत्या कर ली। कहीं न कहीं संदेह का घेरा है कि किस तरीके से उसकी नौकरी में बाधा क्या चीज पहुंची, और मैं जिस तरीके से एक होनहार लड़का हमने पूरे क्षेत्र के लोगों ने खोया है,
तो निश्चित तौर पर मैं अपने आने वाले ये युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह का भयानक कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बापों की तरफ देखिए और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखिए कि किस तरह से किन कठिनाइयों में आपके माँ बापों ने आपको पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया। इधर लक्सर में तहसील दिवस के मौके पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। करीब 3 महीने बाद तहसील दिवस में डीएम हरिद्वार पहुंचे थे और इसीलिए काफी संख्या में जो फरियादी थे अपनी फरियाद लेकर मौके पर पहुंचे। तहसील दिवस में 80 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 15 का मौके पर ही समाधान किया गया। डीएम ने कहा कि तहसील दिवस में आने वाली शिकायतें सिर्फ निर्देश देने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन पर कार्रवाई भी हो। निस्तारण बहुत मेरिट के आधार पर होना चाहिए। केवल मौके पर अगर किसी ने नाली की डिमांड की है तो जाकर ये कह देना कि नहीं साहब हमने वहाँ एस्टीमेट बना दिया है, तो उसको मैं निस्तारण नहीं मानता हूँ। जब तक कि अल्टीमेट लाभ उसको न मिल जाए तब तक वो निस्तारण नहीं होगा, वो पेंडिंग की कैटेगरी में रखा जाएगा। और मैंने अपने एसडीएम से ये भी रिक्वेस्ट की है कि ये शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता है कि नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे। गुजरात में पुल गिरने की घटना के बाद अब उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग भी सतर्क हो गया है। सभी चीफ इंजीनियर से प्रदेश में पुल और वैली ब्रिज की रिपोर्ट तलब की गई है। पुलों के संबंध में भी इस संबंध में प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया गया है कि जहां पे आवागमन झूला पुल से हो रहा है उस संबंध में भी तत्काल उसका सेफ्टी ऑडिट करके उस संबंध में जो नियमानुसार कार्रवाई है उसकी कार्रवाई की। लक्ष्मण झूला जहां पे कि आप देखेंगे कि पैदल यात्रियों का इतना वॉल्यूम है, लेकिन चूंकि उसकी रिपोर्ट सेफ्टी ऑडिट में ऐसी आई थी कि जिस उस पर परिवहन संभव नहीं है, पैदल यात्री भी नहीं जा सकते हैं, उसको कम्प्लीटली हम लोगों ने आवागमन के लिए बंद कर दी। और इधर अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जिला अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मगर अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने से मरीजों को इलाज में परेशानी होती है। ओपीडी हमारे यहाँ की फिर भी और हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली अच्छी है और यहाँ पर ज़्यादा खांसी जुकाम बुखार किसी के ही पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से इसीलिए जो है सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है वो अपने ठंड से बचें और गर्म पानी गुनगुना पानी पिएं, तरल पेय पदार्थों का सेवन करें। और प्रदेश में भी अब सीएनजी वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है और इसी को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। बैठक में 46 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से एनजीटी के आदेश को लेकर चर्चा की गई। दरअसल देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार का प्रदूषण कम करने को लेकर सीएनजी वाहन चलाने की हिदायत दी गई थी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े जो व्यवसायी हैं, यूजर्स हैं, सभी को बुलाया गया है और जो सीएनजी को ऑपरेट कर रही हैं कंपनीज, उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। तो आरटीए में आज काफ़ी विषय हैं, 45 के लगभग बिंदु हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के कुछ आदेश हैं, उनके अनुपालन में कुछ रूल्स तय किए जाने हैं। उसके अलावा जो देहरादून, विशेषकर देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश का क्षेत्र है, काफ़ी विकसित हुआ है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री पहुंचे, जहां सीएम धामी ने फैक्ट्री की जमीन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एचएमटी परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने फैक्ट्री की 45 एकड़ जमीन को उत्तराखंड को ट्रांसफर किया। सीएम धामी का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत इस जगह का विकास किया जाएगा और सीएम ने कहा कि सरकार यहां कोई अच्छा काम करने की योजना बना रही है। एचएमटी फैक्ट्री की जो जमीन है वो राज्य सरकार को मिल जाए। अंततः राज्य सरकार को ज़मीन मिल गई है और उसका जो भी कंपनसेशन था वो हमारी सरकार की तरफ से जमा करवा दिया गया। इसके लिए पूरा हम बृहद एक मास्टर प्लान के तहत या सभी विश्लेषण करने के बाद जो यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम हो सकता है उद्योग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, उसका आकलन करेंगे और उसका आकलन करने के बाद उसका काम करेंगे। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। माननीय भारी उद्योग मंत्री जी से मैं बात करूँगा कि उनके लिए क्या हो सकता है, जो भी अच्छा हो सकता है उस पर भी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।